नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब से प्रदेश की बागडोर संभाली है, तब से युवाओं के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले सीएम धामी द्वारा लिए गए, जिनमें से एक नकल विरोधी कानून है। आज प्रदेश में जहां रोजगार के नए आयाम धामी सरकार स्थापित कर रही है, वहीं जिन युवाओं का चयन सरकारी नौकरियों के लिए हो रहा है, वो सरकार का आभार भी जाहिर कर रही हैं। इसी बीच युवाओं के लिए रोजगार को लेकर बड़ी कई खुशखबरी मिलने वाली है। पहले तो मैं उनकी बात करूंगा जो हम लोगों ने अपने कैलेंडर वार्षिक कैलेंडर जारी किया, उसमें 4900 करीब पद हैं, जिसमें व्यक्तिगत सहायक का मैं विज्ञप्ति निकल चुकी है। संस्कृत विभाग के टीचर का निकल चुका है। आज कर्मशाला सहायकों का रिजल्ट आज हम लोग उनका निकाल रहे हैं। विज्ञप्ति ये तो हो गई आपकी, जिनको निकलनी है। इसके अलावा जो बाकी कैलेंडर में है, उनका समय के हिसाब से उनका हम लोग एक हमने बना लिया, रोड मैप बना लिया है। एग्ज़ाम के डेट के हिसाब से 3 महीने पहले के आसपास हम सबका विज्ञप्ति निकालेंगे और सितंबर 2025 तक कोशिश करेंगे सब निपट जाएंगे हमारे। इसमें बड़ी भर्ती में पुलिस है, फॉरेस्ट है, सिंचाई है, सभी को हम समयबद्ध से जो हम लोगों ने कैलेंडर जारी किया उस डेट को स्ट्रिक्टली हम फॉलो करेंगे। उसी डेट को हम एग्ज़ाम करने की करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे हम लोग, ताकि बच्चों की क्लियर रहे कि मेरा एग्ज़ाम इस डेट को होना, तैयारी करें। दूसरा फेज़ हमारे पास है जिनके एग्ज़ाम हम लोगों ने किए, जिसमें एलटी है और स्केलर है। हम लोग अगले कोशिश हमारी ये है कि अगले 1 महीने में हम फाइनल कर लें इसको, इनके रिकमेंडेशन भेज दें। और कुछ ऐसे हैं जिनकी हमें पेंडिंग हमारे पास है, जैसे पशुधन अधिकारी, कुछ इस तरह के पोस्ट हैं, इनका हम लोग करने जा रहे हैं। करीब 1800 पद ऐसे हैं जिसमें एलटी, स्केलर और ये सब लगा करके जो हमारे पाइपलाइन में, उम्मीद कर रहे हैं हम लोग शायद नवंबर लास्ट तक इनके फाइनल पर, मिड नवंबर तक इनकी फाइनल रिकमेंडेशन हम लोग इनके डिपार्टमेंट को भेज देंगे। करीब 1900 बच्चे तो ये निकल जाएंगे नवंबर तक। उसके बाद बाकी एग्ज़ाम हमारे होते रहेंगे। एक ड्राइवर का है जिसमें पोस्ट कम है, 34-35 पद हैं केवल। उनका हम लोगों ने डेट दे दिया है, उनका हमको ड्राइविंग टेस्ट कराना है। उसकी डेट फिक्स हो गई, उनके एक्सपर्ट तय हो गए हैं और वो भी हम लोग नवंबर दिसंबर कंप्लीट हो, ड्राइवर का भी दूर हो जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम दीप्ति कहरा है और उत्तराखंड पीसीएस के एग्जामिनेशन में मेरा सिलेक्शन डीएसपी के पद पर हुआ है। मैं मूलतः देहरादून उत्तराखंड की ही निवासी हूँ। मैंने यहीं से अपनी 10th और 12th करने के बाद बीटेक की छात्रा हूँ मैं। इस मौके पर मैं सीएम सर और उनकी पूरी टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, जिन्होंने स्ट्रॉन्ग एंटी चीटिंग मेजर्स लेके आए, जिसके कारण प्रोसेस काफ़ी फ्लुएंट हो पाया है और सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी बढ़ी है। चीटिंग जैसे इंसिडेंसेस काफ़ी अनफॉर्चुनेट होते हैं और एक एस्पिरेंट की लाइफ के लिए डीमोरलाइजिंग फैक्टर की तरह काम करते हैं। इसीलिए जो मेजर्स लिए जा रहे हैं वह काफ़ी सराहनीय हैं। मैं फिर से पूरी टीम को और ऑनरेबल सीएम सर को कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ और अपने फेलो एस्पिरेंट्स को यही बोलूँगी कि वह निश्चिंत होकर अपनी पूरी मेहनत से पढ़ाई में जुट जाएं। धन्यवाद। मेरा नाम आयुषी जोशी है। उत्तराखंड अपर पीसीएस 2021 की परीक्षा में मेरा चयन वित्त अधिकारी के पद पर हुआ है। वर्तमान में मैं जनपद अल्मोड़ा में नायब तहसीलदार के पद पर कार्यरत हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिनकी पहल पर उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लाया गया, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ी है। इससे न सिर्फ अभ्यर्थियों में चयन प्रक्रिया के प्रति विश्वास बढ़ा है, बल्कि आगे भी मेहनत करते रहने के लिए मनोबल में भी वृद्धि हुई है। इसी के लिए मैं सरकार और मुख्यमंत्री जी का एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहूँगी। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा सुचारू रूप से जारी है। कल केदारनाथ धाम में कुछ देर के लिए यात्रा रोकी गई थी, लेकिन वो फिर से शुरू कर दी गई। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि राज्य में भारी वर्षा से 400 से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी थी, जिन्हें खोलने का लगातार प्रयास जारी है। अब तक 300 से ज्यादा सड़कों को खोल दिया गया है, लेकिन अभी भी 100 के करीब सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने का प्रयास चल रहा है। रास्ते हमारे काफ़ी हद तक खोले जा चुके हैं। पिछले लगभग 8 दिनों में हम लोगों ने मोटा मोटा 400 रास्ते जो बंद थे उनको खोला है। अभी करीब 100 के आसपास रास्ते बंद चल रहे हैं, जिनको हम उम्मीद करते हैं कि आगामी कुछ दिन में जल्दी खोल देंगे उसको। चार धाम यात्रा मार्ग और जो मुख्य राजमार्ग हैं सभी खुले हुए हैं। इसमें चार धाम यात्रा में यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 4000-5000 तक उससे ज़्यादा भी यात्री आ रहे हैं।
रास्ते कहीं कहीं क्षतिग्रस्त हैं, उससे थोड़ी दिक्कत हो रही है लोगों को, तो रास्ते को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। उसमें जो निर्माण करने वाली संस्थाएं हैं वो काम कर रही हैं। कल केदारनाथ जी की यात्रा कुछ दिन की बाधित हुआ था, थोड़ी दिक्कत हुई थी, बट वो सुचारू हो गया है। बद्रीनाथ जी की यात्रा चल रही है, गंगोत्री यमुनोत्री की यात्रा चल रही है, बाकी स्थिति सब इसमें ठीक है। इधर हरिद्वार सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी पंकज श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड में नई स्क्रैप नीति लागू हो गई है। नई स्क्रैप नीति के अनुसार अब कोई भी व्यक्ति यदि अपनी 15 साल पुरानी गाड़ी को कबाड़ यानी स्क्रैप में देता है तो उसे नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन यानी टैक्स में करीब 25% या फिर 50,000 रुपए तक की छूट दी जाएगी। बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने और उसे कम करने के लिए सरकार नई योजनाओं पर काम कर रही है। इसी के तहत धामी सरकार ने हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में स्क्रैप नीति को मंजूरी दी, जिसे बीती 7 नवंबर से स्कीम को लागू किया गया, जिसका शासनादेश जारी हुआ गया था। इस नीति के तहत पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने पर नए वाहन के रजिस्ट्रेशन पर 50,000 रुपए तक की छूट दी जाएगी। स्क्रैप सिर्फ कटवाने से ही मतलब नहीं है। इसमें एक बहुत बड़ी बात यह है कि सरकार ने ऐसे वाहन जो 2008 या 2003 दो कट ऑफ डेट है इसमें, 2003 से पूर्व जितने भी कमर्शियल वाहन हैं वो कमर्शियल वाहन टैक्स में बकाया में चल रहे हैं किसी भी कारण से, तो उनकी टैक्स और पेनाल्टी दोनों पूरी सरकार ने आदेश दिया है कि वो माफ़ कर दी जाएगी। लेकिन शर्त ये है कि वो वाहन को स्क्रैप कराएंगे और वो स्क्रैप जो परिवहन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्क्रैपर हैं उन्हीं के माध्यम से वो कराएंगे। अर्थात कि जो वाहन रोड पे चलमान नहीं हैं या बहुत पुराने हो चुके हैं, जिनसे प्रदूषण को खतरा है, वो वाहन कमर्शियल वाहन अगर 2003 से पूर्व जो पंजीकृत हैं वो अगर स्क्रैपर के माध्यम से स्क्रैप करा देते हैं तो वो पूरे के पूरे जो बकाया टैक्स है उसके माफ़ी के हकदार होंगे। सेम उसी तरह जो वाहन 2008 के पूर्व और 2003 के बाद के रजिस्टर हैं उनकी 100% पेनल्टी माफ़ हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा मौका है कि जो लोग किसी कारण से अपनी गाड़ियों का बकाया नहीं कर पाए हैं वो अपनी वाहनों को स्क्रैप करा के, जो पंजीकृत स्क्रैपर हैं उन स्क्रैप करा के और टैक्स का भी लाभ ले सकते हैं और बकाया से छुट्टी भी पा सकते हैं। जो मैंने आपको बात बताई ये बात कमर्शियल वाहनों के लिए है। लेकिन जो निजी वाहन के जो स्वामी हैं अगर वो 15 साल से ऊपर अपनी गाड़ी को चलाना चाहते हैं तो वर्तमान की व्यवस्था के तहत अगर गाड़ी उनकी फिट है तो वो चल सकती है। लेकिन उनके लिए एक सुविधा दी गई है, इसको प्रोत्साहन गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है कि अगर वो अपने वाहन को 15 साल बाद वाहन को स्क्रैपर के माध्यम से, जो ऑथराइज स्क्रैपर्स हैं, से स्क्रैप करा देते हैं तो उनको टैक्स में छूट मिलेगी। अगर कोई अगली गाड़ी खरीदते हैं अपने नाम से तो एक तो स्क्रैपर उनको जो उसकी कीमत होगी वो भी देगा, प्लस जब रजिस्ट्रेशन के लिए आएंगे नई गाड़ी का तो उसमें भी छूट मिलेगी। तो ये प्रोत्साहन निजी वाहनों के लिए दिया गया है। इधर टेक होम राशन के एनसीसीएफ को दिए जाने का स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने विरोध जताया है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा ज्योति रौतेला ने इस मामले को लेकर कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि सरकार के इस फैसले को लेकर 25 सितंबर को सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। उनका कहना है कि जब स्वयं सहायता समूह की महिलाएं पहले से राशन का वितरण कर रही थी तो आखिर सरकार ने उनसे राशन के वितरण के काम को क्यों छीना, और जब महिलाओं से काम छीना जा रहा है तो महिला सशक्तिकरण की बात क्यों की जा रही है। मेरा कहना ये है कि एक तरफ सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है और एक तरफ वो लगातार लखपति दीदी के सर्टिफिकेट बांट के बड़ी बातें कर रही है और दूसरी तरफ उन्हीं बहनों से उनका रोजगार छीन के भारत सरकार के जिस उपक्रम को दे रही है वो बाकी राज्यों में नाफेड काम कर रहा है और वो महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ मिलके ही काम कर रहा है। अगर आप राजस्थान में देखेंगे, उत्तर प्रदेश में देखेंगे, छत्तीसगढ़ में देखेंगे, मध्य प्रदेश में देखेंगे तो ये एजेंसियां
महिला स्वयं सहायता समूह के साथ मिलके काम कर रही है। लेकिन उत्तराखंड में जो हमारी बहनें काम कर रही थी उनको बोला जा रहा है कि हम आपके साथ मिलके काम नहीं करेंगे। एक तरफ आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हो, एक तरफ आप हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं या शहरी क्षेत्र की जो गरीब घर की महिलाएं हैं जो स्वयं सहायता से जुड़ी हुई थी, उन महिलाओं से उनका रोजगार छीनने का काम अगर सरकार करेगी तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज हम लोग यहाँ पे प्रदेश हेडक्वार्टर पे ये प्रेस कर रहे हैं। कल पूरे जिले में महिला कांग्रेस के खिलाफ प्रदेश प्रेस करेगी। कल हम लोग सुबह सचिवालय बैठेंगे और जब तक कैबिनेट में इस डिसीजन को वापस नहीं लिया जाएगा हम सचिवालय के बाहर बैठने केवल गेहूं और चावल। इधर मानसून की आधिकारिक विदाई से पहले एक बार फिर उत्तराखंड में मौसम बदलने का अनुमान है, जिसके चलते पहाड़ से लेकर मैदानों तक तापमान पर असर देखने को मिल सकता है। हालांकि 2 दिन चटक धूप खिलने से गर्मी खूब परेशान करेगी। खासकर मैदानी इलाकों में आम जनता को उमस भरी गर्मी का सामना भी करना पड़ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्व अनुमान के अनुसार 24 सितंबर तक प्रदेश भर के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। इसके बाद 25-26 सितंबर को हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले को छोड़कर अन्य सभी जिलों के कुछ हिस्सों में तेज गर्जना के साथ बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि आगे भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में छिटपुट बारिश देखने को मिल सकती है। सर, मानसून को लेकर अभी तक क्या स्थिति है और तापमान बढ़े हुए हैं, इसका क्या कारण मान रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड के लिए अगर बात करते हैं मानसून की, तो आप देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिन से जो है मौसम हमारा साफ़ ही रह रहा है और कोई बारिश की एक्टिविटी नहीं मिल रही है। क्लाउड कवरेज भी बहुत कम है, वो भी ख़त्म हो रखा करीब करीब। तो दिन में अच्छी खासी जो धूप है वो निकली है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं तापमान धीरे धीरे जो है ये बढ़ता गया है। और आजकल अगर बात करें तो ये करीब 4 से 6 डिग्री तक, चाहे हिल्स की बात करें या प्लेन्स की बात करें, वो सामान्य से ऊपर चल रहे हैं कुछ जगहों तक में। तो ये स्थिति है। लेकिन अभी आप देखें कल परसों से जो है 25 या 26 तारीख से मेनली अगर देखें तो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी प्रदेश में फिर से मिलने वाली है। अगर मैं 26 के लिए बात करूं तो उस दिन आप ये कह सकते हैं कि जो है अनेक जगहों तक में उसकी संभावना है। और 27 तारीख में देखें तो उसमें भी लग रहा है कि अनेक जगहों तक वो रहेगी। 25 के लिए देख रहे हैं तो कुछ जगहों तक में, खासकर कुमाऊं रीजन में मिलनी चाहिए और कहीं कहीं पर जो है जो हमारा गढ़वाल रीजन भी है उसमें भी उत्तराखंड में मिलनी चाहिए 25 तारीख में। तो इस तरह की स्थिति है। आज भी अगर देखेंगे 24 को तो आज भी आइसोलेटेड एक्टिविटी खासकर हिल्स में या अंदर के डिस्ट्रिक्ट में उनमें कहीं कहीं वो मिलनी चाहिए। तो आप देखेंगे कल से जो ये तापमान है आपका, इसमें कमी आनी चाहिए। आज तो हो सकता है कि ये वैल्यू इतना रह जाए। तो ये स्थिति बनी है। तो इसमें मुख्य कारण यही है कि 4 से 5 दिन कोई बारिश नहीं हो रही है, आसमान साफ़ है और अच्छी खासी जो धूप है वो निकल रही है। और साथ में जो हवा की दिशाओं में भी परिवर्तन है, अभी तक वो नहीं आया है। जो मानसून का एक तरह से जो है साउथ ईस्टर्ली विंड्स है वो अभी बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये सब फैक्टर्स को लेंगे तो आप देखेंगे टेम्परेचर उसी वजह से ये जो है इस समय बढ़े हुए आपको दिख रहे हैं। लेकिन 2 दिन 1 दिन बाद आप इसमें देखेंगे इसमें राहत मिल जाएगी। और उसके बाद बारिश की एक्टिविटी 28 के बाद से कम हो जा रही है। 29-30 से जो बारिश करीब करीब फिर से वापस साफ़ हो जाएगा आसमान। और फिर आप देखेंगे जो विंड्स भी है वो भी चेंज होंगी, उत्तर पश्चिम हवा आनी चाहिए और फिर तापमान जो है मैं कहूँगा सामान्य के आसपास ही या 1-8 डिग्री ऊपर नीचे आप कह सकते हैं वो रहेंगे। लेकिन जैसे 25-26 में तो इसमें सिग्निफिकेंट फॉल होगा, जो भी 5-6 डिग्री ऊपर है कहीं कहीं पर, तो उनमें वो फॉल होगा और वो सामान्य के आसपास को आएंगे। सर, मानसून कब तक विदा होने की है उत्तराखंड? देखिए, मानसून की सामान्य तिथि हमारे यहाँ 25 को ऐसे शुरुआत हो जाती है और 30 तारीख तक आपके पूरा उत्तराखंड से मानसून निकल जाता है। लेकिन इस बार जैसे राजस्थान से देखें तो वहीं से शुरुआत जो है जो 17 तारीख के आसपास होनी चाहिए थी, जो सामान्य तिथि है, तो कल उसमें वहाँ से शुरुआत हुई है। आपके जो पश्चिमी राजस्थान है या कच्छ के कुछ एरियाज है वहाँ से वो शुरुआत हुई है। तो वहाँ से यहाँ आने में करीब आप कह सकते हैं कि 1 वीक का टाइम तो मिनिमम ऐसा होता है। तो बाकी चीज़ें यही है कि रेनफॉल हमारी सीज होनी चाहिए पूरी तरह से और फिर जो विंड फ्लो पैटर्न है उसमें भी चेंज आ जाना चाहिए। तो वो सब चीज़ को देखते हुए वो आगे बढ़ाएंगे। तो अभी तो जैसे मैंने बोला कि आगे एक्टिविटी है तो उसमें कुछ दिन तो अभी नहीं भी ड्रॉ होगा यहाँ पे, विशेषकर अगर देखें उत्तराखंड में, क्योंकि बारिश जब तक मिलेगी तो तब तक आप उसको फिर विड्रॉ नहीं करते हैं। और विंड फ्लो पैटर्न में जैसे मैंने बोला कि अभी उसमें बहुत चेंज आ नहीं रहा है, वो भी 30 के बाद ही शायद लगता है कि उत्तर पश्चिम हवाएँ फिर जो है प्रिवेल करनी चाहिए। तो तब आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट वीक के आसपास ही जो है वो चीज़ें बनेगी, अगर बारिश एक्टिविटी उसके बाद हमको नहीं मिलती है। जी, थैंक यू।
इधर दून अस्पताल में वायरल से वार्ड्स में मरीजों की भरमार देखने को मिल रही है। मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ अस्पताल की व्यवस्थाएं भी साफ नजर आई, जिससे मरीजों को परेशानी भी हो रही है। इसी के साथ स्वास्थ्य मंत्री की नाराजगी मरीजों में नाराजगी को बदल गई। इस पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि इस समय इस प्रकार की बीमारियां काफ़ी ज़्यादा होती हैं और दून अस्पताल काफ़ी बड़ा अस्पताल है। यहाँ पूरे प्रदेश के मरीज आते हैं तो हल्की फुल्की परेशानी भी होती है, लेकिन मंत्री और मुख्यमंत्री लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर अलर्ट हैं। किसी मरीज को दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। देहरादून में अवैध रेट्रो साइलेंसर और हॉर्न लगाने वालों पर दून पुलिस की सख्ती देखने को मिली। मोटर व्हीकल के अंतर्गत न आने वाले सभी वाहनों पर दून पुलिस नकेल कसते नजर आई। खासतौर पर 2 पहिया वाहन जो कंपनी द्वारा लगाए गए पार्ट्स को निकालकर बाजार से वाहनों को मॉडिफाई करवाते हैं, उनके विरुद्ध पुलिस द्वारा चालानी कार्रवाई भी हुई। इसी क्रम में पुलिस द्वारा 136 वाहनों को सीज किया गया और 62 वाहनों का चालान काट दिया गया। साथ ही 2 वाहनों को रैश ड्राइविंग के लिए सीज किया गया। इसी क्रम में देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को कड़ी चेतावनी दी। देखिए, ये जो ऐसे 2 व्हीलर्स हैं, 4 व्हीलर्स हैं या जो बड़े वाहन हैं जो एमवी एक्ट का उल्लंघन करते हैं, एमवी एक्ट के नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो इनके विरुद्ध तो जैसा आप जानते हैं कि हमारी ट्रैफिक पुलिस है, सीपीयू है, थाना पुलिस है या चौकी की पुलिस है, वो लगातार प्रदेश भर में लगातार अपना जो डेली की रूटीन की चेकिंग है वो तो कर ही रही है। और साथ ही साथ जैसा हम लोगों ने अभी जो खासकर 2 व्हीलर्स में जो मॉडिफाइड साइलेंसर है या रेट्रो साइलेंसर है वो लगा के जो है विभिन्न प्रकार की जो ध्वनि निकलती है उससे पब्लिक को भी, आम जनमानस को परेशानी होती है, तो इसके लिए हम लोगों ने विशेष अभियान चला रखा है। कल भी हम लोगों ने पूरे जिले भर में, देहात में और सिटी क्षेत्र में भी चालान की कार्रवाई की गई थी। इसमें तकरीबन 140 के आसपास 2 व्हीलर सीज किए गए थे और तकरीबन 600 के आसपास जो है प्रेशर हॉर्न के और मोटरसाइकिल के चालान किए गए थे। तो लगातार आज भी दूसरे दिन भी पूरे जिले भर में ये अभियान थाना क्षेत्र में, चौकी क्षेत्र में जारी है और लगातार ये जारी रखेंगे, जिससे कि जो भी प्रेशर हॉर्न का बड़े वाहन इस्तेमाल कर रहे हैं और ये छोटे वाहन अगर रेट्रो साइलेंसर, मॉडिफाइड साइलेंसर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको सीज भी किया जा रहा है और जो और विधि सम्मत एमवी एक्ट के नियमों के अनुसार उसमें कार्रवाई की जा रही है। खबर जनपद उधम सिंह नगर के तराई पश्चिम वन प्रभाग के पतरामपुर रेंज से है, जहां पर एक बार फिर पतरामपुर क्षेत्र के कई गांव में गुलदार का आतंक देखने को मिला, जिसके बाद वन विभाग सतर्क हो गया और गांव में वन विभाग द्वारा कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं ताकि गुलदार की पुष्टि होने के बाद आगे की कार्रवाई हो। कुछ महीनों में गुलदार के हमलों में भी कई लोग घायल हुए। एक बार फिर बड़ियोवाला, दुर्गापुर, किलावाली, गणेशपुर और पतरामपुर गांव में लगातार गुलदार दिखाई देने से ग्रामीणों में भय का माहौल है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा वन विभाग से की गई, जिसके बाद वन विभाग ने गांव में गुलदार पर निगरानी के लिए 2 कैमरे ट्रैप लगाए हैं और गली गश्ती जो दल हैं उनको सतर्क कर दिया गया है। वाले से सूचना आ रही थी तो हमने वहाँ पर तुरंत उसका संज्ञान लेते हुए वहाँ पर कैमरा लगाया गया है। उस दूसरे नंबर पर दुर्गापुर किलावली में, तीसरे नंबर पर हमारे द्वारा केसरी गणेशपुर में कैमरा लगाया गया और चौथा अभी हमारे यहाँ जो है यहाँ पर पतरामपुर में भी अभी सूचना मिली तो हम उस पर भी वॉच कर रहे हैं, वहाँ पर भी हम कैमरा ट्रैप लगाएंगे। तो इसमें जो भी उच्चाधिकारी अगर गुलदार की पुष्टि होती है तो उच्चाधिकारी से जो भी निर्देश होंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। गश्ती दलों को किस तरीके से गश्ती दल के लिए यह है, नाइट पेट्रोलिंग के लिए रोज पर डे की टीम बनाई गई, वो रात में इन क्षेत्रों में जाती है, वहाँ पर उसी हिसाब से जैसे भी होता है वहाँ पर संज्ञान लेती है और नाइट पेट्रोलिंग की जाती है। इधर विद्युत विभाग के कर्मचारी की मृत्यु के 5 दिन बाद भी परिजनों को कोई राहत नहीं मिली। गांव के दर्जनों लोग पीड़ित परिवार के संग सितारगंज की अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड पहुंचे। यहां भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी द्वारा पीड़ित परिजनों के समर्थन में उत्तरी और 4 सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन हुआ है। आपको बता दें कि विद्युत विभाग के ठेकेदारों के डेली वेज कर्मचारी 35 वर्षीय नरेश सिंह राणा के साथ 19 सितंबर को नानकमत्ता क्षेत्र सुनकरी कला में लाइन सही करते समय ट्रांसफार्मर में करंट लगने से मौत हो गई थी। मंगलवार को पीड़ित परिवार विद्युत विभाग पहुंचा। उनके साथ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता भी नजर आए और 4 सूत्री मांगे रखी गई।
सितंबर को एक घटना हुई थी। मेरे नरेश सिंह राणा एक मेरा भाई है, जिसके साथ एक घटना हुई कि वो ट्रांसफार्मर पे चढ़ा और शटडाउन मांगा होगा, शटडाउन कर्मचारी द्वारा नहीं दे पाया, कहीं लापरवाही हो गई और उससे उनकी मृत्यु हो गई। तो आज तक जो है वहाँ प्रशासन पहुँचा, भी माननीय विधायक जी भी, तमाम अधिकारी लोग पहुँचे होंगे, नेता लोग पहुँचे होंगे, आश्वासन दिया, लेकिन आज तक मेरी बहन को न्याय नहीं मिला। 6 दिन हो गया और ऐसे मेरी कई बहनें हैं जो तड़प रही हैं, उनको आज तक मिला नहीं सिवाय आश्वासन। मैं चाहता हूँ, मेरी 4 मांगे हैं, 4 मांगों को लेकर मैं अपनी बहनों के साथ बैठा हूँ। मैंने अपनी बहनों से वादा किया, मेरी बहन ने मुझसे कहा कि भैया ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही। मैंने कहा मेरी बहन मैं जब तक हूँ तब तक तेरे लिए लड़ाई लड़ूंगा। मेरी 4 मांगे हैं। पहली मांग है कि इस बहन को पहले सरकारी कोई नौकरी विभाग में दिया जाए। दूसरी मांग है इस बहन को आर्थिक मुआवजा दिया जाए। इसके 10 साल के 8 साल के 2 बच्चे हैं, कौन पालेगा उसको। तीसरी मांग है कि जो मेरे शेष ठेकेदारी प्रथा में मेरे भाई जो काम कर रहे हैं, क्या विभाग ने उनको कोई उपकरण दिया हुआ है? विभाग उसको उपकरण दे, उसको कुछ ऐसे मतलब व्यवस्था दे जिससे मेरे और भी भाई बच्चे उनके साथ घटना न हो। चौथी मेरी मांग ये है कि जो विभाग में और अधिकारी या कर्मचारी जो कार्य कर रहे हैं, उनका बीमा सुनिश्चित करे कि अगर कोई घटना होती है तो ऑटोमेटिक वो बीमा उन पर लागू हो जाए। ये कहाँ रहते थे? ये हरैया जो है, नानकमत्ता विधानसभा में पड़ता है। हरैया साधु नगर वाले रोड में कहीं पड़ता है। मैं स्वयं गया था, क्या नाम है मृतक का? मृतक का नाम नरेश सिंह राणा जी। कितनी एज होगी उनकी? टुकड़ी रोड में पड़ता है। कितनी उम्र थी उनकी? लगभग कैथोलिया से पहले लगभग उम्र होगी जी 35 साल की, कोई उम्र नहीं। इधर ग्राम पंचायत भीमावाला में एक स्टोन क्रशर का आजकल निर्माण कार्य चल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस स्टोन क्रशर में 7 बीघा भूमि ग्राम पंचायत की है, जिस पर आजकल स्टोन क्रशर का निर्माण कार्य चल रहा है। भीमावाला के ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि स्टोन क्रशर मालिक सरकार के सारे नियमों को ताक पर रखकर स्टोन क्रशर का निर्माण कर रहे हैं। इस स्टोन क्रशर के लगने से निकट गगभेवा बावड़ी धार्मिक स्थल व राजकीय इंटर कॉलेज भीमावाला, जो कि महज 150 मीटर के दायरे में स्थित है, जबकि स्टोन क्रशर लगने का दायरा 3 से 400 मीटर की दूरी में होना चाहिए। लेकिन स्टोन क्रशर मात्र 200 मीटर के दायरे में संचालित हो रहा है, जिसका सभी ग्रामीणों ने विरोध किया। नाम प्रीतम सिंह राठौर, मैं पीटीए अध्यक्ष हूँ यहाँ जीआईसी भीमावाला में। तो सर ये बताइए, समस्या ये है कि ये अवैध रूप से ये स्टोन क्रशर लग रहा है, जिसको हम कतई पसंद नहीं करते। हमारे 340 के लगभग बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसमें बालक बालिकाएं सभी हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारी बेटियां पढ़ रही हैं। इस हाल में पढ़ेंगी क्या बेटियां? स्कूल से 200 मीटर की दूरी पे ये स्टोन क्रशर लग रहा है। इसके साथ हमारी ग्रीन बेल्ट है, 5-5, 4-4 बीघे जमीन है, जो हमारी खेती है वो सारी बर्बाद हो जाएगी। हमारा ये रास्ता है गंगभेवा बावड़ी को जाने के लिए, 3-10 फुट का रास्ता होगा मुश्किल से, जिससे मतलब इसमें कवर रोड, इससे जो है उसका मेले का आना जाना लगा रहता है। दर्शनार्थी आते हैं इसमें बावड़ी के मेले में, उनका आना जाना ही दूभर हो जाएगा जब यहाँ ट्रक और ट्रैक्टर चलेंगे। क्या चाहते हैं आप लोग? ये स्टोन क्रशर बंद होना चाहिए। आगे अवैध रूप से कार्रवाई, हमने एसडीएम को ज्ञापन दिया, डीएम को 2 बार दे चुके हैं, मुन्ना सिंह चौहान जी को अवगत करा दिया गया है, लेकिन इधर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा के निर्देश पर जनपद में अवैध नशे की रोकथाम व संलिप्त लोगों पर कार्रवाई हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक अभय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी अनुषा बडोला के निर्देश में कार्रवाई करते हुए प्रभारी निरीक्षक विक्रम राठौर के नेतृत्व में पुलिस टीम के द्वारा 23 सितंबर को साक्षी एनक्लेव कॉलोनी से रामपुरा निवासी अभियुक्त बलविंदर उर्फ वीरयाम उम्र 35 वर्ष के कब्जे से 21 किलोग्राम अवैध गांजे के साथ उसे गिरफ्तार हुआ। अभियुक्त से पूछने पर पता चला कि अवैध गांजे को वो रामनगर के शकील नाम के व्यक्ति से लेकर आया था। गांजे को छोटी छोटी पुड़िया बनाकर महंगे दामों पर नशेड़ियों को वो बेच रहा था। वहीं पुलिस ने शकील के संबंध के आगे कार्रवाई कर दी है और पुलिस ने अभियुक्त बलविंदर उर्फ वीरयाम सिंह के विरुद्ध अवैध गांजे की बरामदगी को लेकर जो मामला है वो भी रिपोर्ट कर लिया है। काशीपुर पुलिस द्वारा कल दिनांक 23/9 को बलविंदर नाम के एक व्यक्ति को 21 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 5 लाख से अधिक की है। इस व्यक्ति से बड़ी गहनता से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान इसने बताया कि रामनगर के एक व्यक्ति से यह गांजा लेके आता था
और उधम सिंह नगर में कई जगहों पर छोटे छोटे पुड़िये बनाकर बेचा करता था। इस व्यक्ति से ऐसा व्यापार करने वाले और लोगों के विषय में भी जानकारी ली गई है। जल्द ही उस रामनगर के व्यक्ति और जो इस व्यापार में शामिल हैं उन सबको गिरफ्तार किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और आज इसे न्यायालय के समक्ष इसी के साथ इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।